पब्लिक पॉलिसी का क्या मतलब होता है ये तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो पब्लिक पॉलिसी बनाई जाती है उन्हें बनाया कैसे जाता है? आखिर डिसीजन लेता कौन है? और किस तरीके से एक सिंपल सा आइडिया, एक विचार पब्लिक पॉलिसी में कन्वर्ट हो जाता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आपका इस चैनल में बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं कि पब्लिक पॉलिसी बनती कैसे है। आई होप लास्ट क्लास आपने देखी होगी इस क्लास से पहले। और ये वीडियो सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट्स के लिए है जिनका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। और साथ ही साथ जिन भी बच्चों का ये सब्जेक्ट है पब्लिक पॉलिसी, जिनके भी पास है, और अगर आपका टॉपिक मेरी इस वीडियो से मैच करता है तो भी ये वीडियो आपके लिए है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पब्लिक पॉलिसी होती क्या है, क्या मतलब होता है पब्लिक पॉलिसी का। तो पहले हम थोड़ा ये समझ लेते हैं कि भाई ये जो पब्लिक पॉलिसी है वो होती क्या है। तो आई होप आपने लास्ट क्लास देखी होगी जिसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि पब्लिक पॉलिसी होता है विचार, कोई भी आइडिया को एड्रेस करते हुए, किसी भी विचार को एड्रेस करते हुए, किसी भी प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए गवर्नमेंट जो एक्शन प्लान तैयार करती है, जो डिसीजन लेती है, वो ही पब्लिक पॉलिसी कहलाता है। अब आप देखोगे कि जो पब्लिक पॉलिसी को बनाने के लिए जो भी गवर्नमेंट अपना एक्शन प्लान तैयार करती है वो बहुत सारी चीज़ों पर बेस्ड होता है। यानी या तो मान लो कि पब्लिक डिमांड जो है वो जनरेट होती है, लोगों को लगता है कि एक प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए गवर्नमेंट को उस पर डिसीजन लेना ज़रूरी है। या फिर मीडिया जो है वो गवर्नमेंट की ओर ध्यान आकर्षित करती है, या एक पॉलिटिकल प्रेशर होता है। देयर आर सो मैनी अदर फैक्टर जो पब्लिक पॉलिसी को प्रभावित करते हैं। तो वो सारी चीज़ों को हम इस वीडियो के अंदर बहुत सिंपल शब्दों के अंदर समझने की कोशिश करेंगे कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। और इस वीडियो के एंड तक रहिएगा। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपके लिए सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल और हेल्पफुल होने वाला है। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपको समझ आए और आपके लिए हेल्पफुल रहे वीडियो, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो पब्लिक पॉलिसी को बनाने का जो पहला स्टेप होता है वो होता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करना। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है। पब्लिक पॉलिसी को जब भी हम बात करते हैं ना तो टोटल मिला के इसके 6 स्टेप्स होते हैं जो बहुत बहुत ज़्यादा अधिक इम्पोर्टेंट जो है ना वो होते हैं। यानी पब्लिक पॉलिसी के 6 स्टेप्स होते हैं और वो बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो होते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप आता है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। देखो कोई भी हमें प्रॉब्लम जो है वो हमारी लाइफ में होगी और उसको हमें सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम होती क्या है। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का मतलब ही होता है कि जो भी इशू है, प्रॉब्लम है, उसको रिकॉग्नाइज करना। अब इसमें कौन इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है, इसके सोर्सेज क्या होते हैं, तो इसमें होते हैं पब्लिक कंप्लेंट्स। यानी लोगों की जो डिमांड है, लोग जो प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं, मीडिया, रिसर्च स्टडीज होती है जिनके थ्रू निकल कर आता है कि भाई ये प्रॉब्लम है। एनजीओ, इंटरेस्ट ग्रुप हो गए, या जो भी गवर्नमेंट रिपोर्ट्स होती हैं, ये सब पब्लिक पॉलिसी को बनाने में सबसे पहली भूमिका निभाते हैं, यानी कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी मैंने दे रखा है कि एक एग्जाम्पल यहाँ पे पॉल्यूशन से रिलेटेड है कि फॉर एग्जाम्पल पॉल्यूशन जो है वो बढ़ रहा है। अभी पब्लिक कंप्लेन कर रही है, मीडिया रिपोर्ट्स में इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, या अलग अलग रिसर्चेज हो रही है, उनके थ्रू ये पता लगाया जा रहा है कि भाई कितना ज़्यादा जो है वो पॉल्यूशन बढ़ रहा है। ये गवर्नमेंट रिपोर्ट्स के थ्रू पता चल रहा है। सेकंड, अब यहाँ पे हमने प्रॉब्लम बता दी, पहचान ली कि प्रॉब्लम है क्या। अब सेकंड आता है एजेंडा सेटिंग। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं कि आप सुबह उठे, आपको पूरे दिन में बहुत सारे काम करने थे, लेकिन उनमें से आपने सेलेक्ट किया। अब देखो सारे काम तो नहीं कर सकते, मैंने निकाले कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, इतने सारे काम है। लेकिन उनमें से बेस्ट पॉसिबल क्या हो सकता है जो मैं आज अपने दिन के लिए चुनूं या मैं उसको कर सकूं, वो होता है एजेंडा सेट करना। क्योंकि देखो गवर्नमेंट के सामने बहुत सारी पॉलिसीज हैं, सॉरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब हर प्रॉब्लम को तो गवर्नमेंट एड्रेस नहीं कर सकती, इतने रिसोर्सेज नहीं है, इतना टाइम नहीं है, बहुत सारी चीज़ें और चाहिए एक पूरी पॉलिसी को बनाने के लिए।
तो हर प्रॉब्लम पॉलिसी में कन्वर्ट नहीं होती, हर इशू पॉलिसी में कन्वर्ट नहीं होता। तो ऐसी सिचुएशन में जो गवर्नमेंट है वो ये डिसाइड करती है, प्रायोरिटी सेट करती है कि कौन सी प्रॉब्लम पहले एड्रेस की जानी ज़रूरी है, कौन सा मुद्दा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जनता के लिए, जिस पर गवर्नमेंट को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें किसका इंपॉर्टेंट रोल होता है? जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, जो भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, इन सब का सॉरी वेट इन सब का इसमें बहुत ज़्यादा अधिक इम्पोर्टेंट रोल जो है वो होता है। अब फॉर एग्जांपल इतने सारे इश्यूज थे, गवर्नमेंट के पास आए थे, इनमें से गवर्नमेंट को पता चला कि भैया पॉल्यूशन इज द बिगेस्ट इशू, पॉल्यूशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस टाइम पर। तो गवर्नमेंट ने उस प्रॉब्लम को एड्रेस किया और उस प्रॉब्लम के लिए काम करने की कोशिश करी। ये मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जो आपको मेरे अकॉर्डिंग समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम्स यहाँ पे उठा दी। प्रॉब्लम्स में से, इतनी सारी प्रॉब्लम्स में से एक जो भी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स होंगी उसको गवर्नमेंट ने चुन लिया, प्रायोरिटाइज कर लिया इश्यूज को कि भैया कौन से इशू को हमें पहले एड्रेस करना है। अब यहाँ पे थर्ड स्टेप आता है, थर्ड चरण आता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब इसमें गवर्नमेंट ने प्रॉब्लम पहचान ली। अब प्रॉब्लम के क्या बेस्ट ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हो सकते हैं, अब गवर्नमेंट उस पर काम करेगी, है ना। अब फॉर एग्जांपल एक मेरे पास कोई प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास 4 रास्ते थे, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, या मेरे पास और 2 से 3 और दूसरे जो है वो सॉल्यूशंस थे, ठीक है। और वो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस थे कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये चीज़ें कर सकती हूँ। अब ये हमें कैसे पता चलेगा, या पॉलिसी फॉर्मुलेशन में कौन-कौन शामिल होता है? तो जो भी डाटा कलेक्शन किया जाता है ना? उसके बाद उसका एनालिसिस किया जाता है कि भई जो हमने ये सॉल्यूशंस निकाले हैं, उनका क्या रिज़ल्ट हो सकता है। इसमें जनरली आप देखोगे कि जो भी एक्सपर्ट कमिटीज़ होती हैं, थिंक टैंक्स होते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। और जो भी आप देखोगे, जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हमने निकाले हैं, उनका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मतलब होता है कि जितनी भी मैंने किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशंस निकाले हैं, मतलब ढूंढे हैं कि मैं ये अपना सकती हूँ, या तो ये तरीका है या ये तरीका है, तो उनमें से कौन सा बेस्ट है, कौन सा ऐसा सॉल्यूशन हो सकता है जिसमें समय इतना ज़्यादा ना लगे, एफर्ट इतना ज़्यादा ना लगे, या पैसे इतने ज़्यादा ना लगे, रिसोर्सेज जो है वो उनको सेव किया जा सके, लेकिन आउटपुट अच्छा हो। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मतलब यही होता है कि अगर आपके पास 3 से 4 चीज़ें हैं, तो उनमें से बेस्ट को चूज़ करना जो आपके अकॉर्डिंग सही हो, चाहे वो रिसोर्स के बेसिस पे हो या किसी भी दूसरे बेसिस पे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 100 रुपये हैं और मुझे पूरे दिन 100 रुपये में ही सर्वाइव करना है, तो मैं ऐसा थोड़ी है कि 100 रुपये में मैं 100 रुपये की एक आइसक्रीम खरीद लूंगी। अब क्योंकि मुझे पता है ना मेरे पास 100 ही रुपये हैं, तो मेरे पास और भी ऑल्टरनेटिव्स हैं कि भाई 100 रुपये में कुछ दूसरी चीज़ें खा लूँ, सो दैट मेरा पेट भी भरा रहे। हो सकता है मैं लंच में जो है वो पोहा खा लूँ, उसके बाद जो है वो दोपहर में मैगी खा लूँ, तो पैसे भी मेरे सही तरीके से खर्च होंगे, यानी मैंने रिसोर्सेज का जो भी मेरे पास पैसे थे उसका मैंने सही यूज़ किया, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास जो भी चीज़ें हैं उनमें से आप बेस्ट को कैसे चूज़ कर रहे हो, वही होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। और इस तरीके से जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम पॉल्यूशन के इशू की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे पहले में हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने जो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के अंदर जो पॉल्यूशन की जो भी प्रॉब्लम है सिटी के अंदर, उसको हमने देखा, और भी बहुत सारे इश्यूज थे, हमने प्रॉब्लम को उठाया। एजेंडा सेटिंग में हमने उन सारी प्रॉब्लम्स में से जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रॉब्लम थी पॉल्यूशन की, उसको प्रायोरिटाइज किया। थर्ड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, पॉलिसी फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, यानी कि जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनके उन्होंने क्या किया है, कुछ बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस हमें सजेस्ट करे हैं, गवर्नमेंट को सजेस्ट करें, जिसके थ्रू उस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा सकता है या उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं। फोर्थ चरण में आते हैं हम, जिसका नाम है पॉलिसी अडॉप्शन। अब यहाँ पे हमने बहुत सारे बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस तो निकाल लिए, लेकिन उन सभी जो भी सॉल्यूशंस थे उनमें से जो सबसे ज़्यादा बेस्ट सॉल्यूशन था, अब हमने सबका देखो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लिया, उसके एनालिसिस के बाद हमने उनमें से सबसे बेस्ट डिसीजन जो है वो क्या है लिया, अपनाया। और यहीं से पॉलिसी अडॉप्शन के अंदर ही आप देखते हो कि जो भी प्रपोज्ड पॉलिसी थी उसको अप्रूव कर दिया जाता है,
और ये लेजिस्लेचर, ये कैबिनेट जो है वो करती है, इन्हें एग्जीक्यूटिव जो है वो करती है। काफ़ी डिबेट डिस्कशन होती है। यही वो चरण होता है जब कोई भी पॉलिसी को बनाने के लिए एक बिल के फॉर्म में उसको पेश किया जाता है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर, सॉरी एग्जांपल के अंदर, कि किस तरीके से जो एयर पॉल्यूशन था उसको कंट्रोल करने के लिए पार्लियामेंट क्या करती है, एक लॉ पास करती है। अब फिफ्थ चरण आता है इसके अंदर, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। अब यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन हमने निकाला उसके बाद उसे एक लॉ में कन्वर्ट करा और उसको एक लीगलाइज कर दिया एक तरीके से। अब वो जो लॉ बना है उसको हम ग्राउंड लेवल पर उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, उसको लागू करेंगे, है ना। अब इसमें किसकी भूमिका होती है, जो भी हमारा एग्जीक्यूट करने के लिए कई सारी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज होती हैं, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रहती है। और इस जो सिचुएशन के अंदर जो भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी हमने पॉलिसी अपनाई है उसके लिए कई सारे जो भी रिसोर्सेज ज़रूरतमंद हैं उनको एलोकेट किया जाता है। लाइक जो भी फंड हो गया, स्टाफ हो गया, टाइम हो गया, उनको एलोकेट किया जाता है। ठीक है। और इसमें लोकल बॉडीज़ की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है, क्योंकि वही होती हैं जो कि बुनियादी लेवल पर, सबसे ग्राउंड लेवल पर जनता से कनेक्टेड होती हैं। तो वो पॉलिसी के बेहतर इम्प्लीमेंटेशन में बहुत मदद करती हैं। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि गवर्नमेंट ने लॉ वगैरह बना दिया, लेकिन उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या होगा, बहुत सारी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज होंगी, लोकल बॉडीज होंगी, जो क्या करेंगे, अपने अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू, कुछ नॉर्म्स के थ्रू, है ना, और बहुत सारे अलग अलग तरीके से उन चीज़ों को ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करेंगी। एंड द लास्ट फेज इज पॉलिसी इवैल्यूएशन। देखो, कोई भी चीज़ हम करते हैं, लेकिन जब तक उसका इवैल्यूएशन नहीं करते ना, तो हमें नहीं पता चल पाता कि वास्तव में वो काम सही था या नहीं था। तो जैसे आप एग्ज़ाम देते हो, तो एग्ज़ाम के बाद जब आपको आंसर शीट मिलती है कि भाई आपके इतने मार्क्स हैं, तो आप इवैल्यूएट करते हो कि मैंने हाँ यहाँ पे गलती करी, यहाँ पे गलती करी, मैंने आंसर्स का स्ट्रक्चर ठीक तरीके से नहीं लिखा, तो आपको पता चलता है कि आपने गलती कहाँ करी। और यहाँ से आपको एक समझ मिलती है कि आपको नेक्स्ट एग्जाम में किस तरीके से परफॉर्म करना है। जैसे यूनिट टेस्ट होते होंगे तो आंसर शीट मिलती होगी, आंसर शीट मिलती होगी आपको। तो ये सारी चीज़ें हमें इवैल्यूएट करने में हेल्प करती हैं कि हमने कहाँ कहाँ गलतियाँ करी, सो दैट नेक्स्ट टाइम हम उनको इम्प्रूव कर सकें। अब पॉलिसी बन गई, इम्प्लीमेंट हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन ये जो फेज होता है पॉलिसी इवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि जो भी पॉलिसी हमने बनाई थी उस क्या वो पास हुई है या फेल हुई है। ठीक है। या पॉलिसी जिस इशू को एड्रेस करने के लिए बनाई गई थी, क्या वास्तव में उसने उस इशू को एड्रेस किया, क्या इम्पैक्ट रहा उस पॉलिसी का, क्या उसका इम्पैक्ट सही रहा, गलत रहा। यानी कि पॉलिसी इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब पॉलिसी इवैल्यूएशन के अंदर हमें इवैल्यूएट किस तरीके से कर सकते हैं, हम इम्पैक्ट का असेसमेंट करते हैं, है ना, क्या सक्सेसेस रही, उसकी फेलियर्स रही, उनको जो है वो बेसिकली क्या है आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कोई भी, अगर अभी भी आप देखोगे गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी लेकर आती है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या किया जाता है, उसका इवैल्यूएशन किया जाता है। ठीक है, डाटा वगैरह कलेक्ट किया जाता है और उसके थ्रू देखा जाता है कि भी गवर्नमेंट ने तो इतने सारे वादे कर रही थी, क्या गवर्नमेंट वास्तव में उन वादों को पूरा करने में सफल हुई है या नहीं। गवर्नमेंट ने तो कहा था इस पॉलिसी में इतना पैसा मिलेगा आपको, ये रिसोर्सेज मिलेंगे, ये चीज़ें मिलेंगी, क्या वास्तव में ऐसा हुआ, क्या उसकी सक्सेस रेट रहा, क्या उसका फेलियर रेट रहा। तो ये सारी चीज़ों को हम देखते हैं। जैसे पॉल्यूशन वाले एग्जाम्पल पे ही हम आए, तो जो भी पॉल्यूशन से रिलेटेड लॉ बनाया गया था उसको देखा जाएगा, क्या वास्तव में पॉल्यूशन इससे कम हुआ या पॉल्यूशन बढ़ गया, कितने लेवल तक पॉल्यूशन कम हुआ, है ना, या जो ऑब्जेक्टिव्स इस पॉलिसी ने रखे थे, बनाए थे, क्या वास्तव में वो पूरे हुए या नहीं पूरे हुए। तो इवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि ओवरऑल इन जनरल मैं आपको बताऊं तो पब्लिक पॉलिसी का जो फॉर्मेशन है वो अपने आप में बहुत स्टैटिक, बहुत सिंपल नहीं है प्रोसेस, बल्कि पब्लिक पॉलिसी कंटिन्यूस है और एक डायनेमिक प्रोसेस है जो हमेशा चलता रहता है लगातार। क्यों? जैसे मैंने आपको बताया, पहले आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, उसके बाद एजेंडा सेट किया, उसके बाद आपने इतने सारे अलग-अलग फेसेस में आपने देखा कि हमने पॉलिसीज़ बनाई, इम्प्लीमेंट करी। तो
उसके बाद इवैल्यूएशन हुआ। अब इवैल्यूएशन के बाद अगर मान लो ये पता चलता है कि गवर्नमेंट ने जितने वादे करे थे उतने तो वादे वो पूरी भी नहीं कर पाई, ये गवर्नमेंट ने ये जो पॉलिसी बनाई थी कि जो भी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए थे कि ये चीज़ें की जाएंगी, वो तो जनरली हुआ ही नहीं। तो क्या हुए? फेलियर्स सामने आए उस पॉलिसी के। अब उसके बाद गवर्नमेंट के पास जाता है फीडबैक। ठीक है, अब ये जो फीडबैक है वो फिर से गवर्नमेंट के पास पहुंचेगा और गवर्नमेंट फिर से इसको एड्रेस करेगी। यानी बार 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 एक साइकिल है जो कंटिन्यूस प्रोसेस के तरीके से चलता रहता है। पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, एजेंडा सेट किया, पॉलिसी फॉर्मुलेशन हुआ, फिर उसके बाद पॉलिसी अडॉप्शन हुआ, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन हुआ, इवैल्यूएशन हुआ। इवैल्यूएशन के बाद अगर पॉलिसी में किसी भी तरीके की कमी निकलती है तो एक बार फिर से वो गवर्नमेंट के पास जाती है, फिर से वो एक नई डिमांड जनरेट होती है और गवर्नमेंट फिर से उसको एड्रेस करती है और इस तरीके से कंटिन्यूसली प्रोसेस चलता रहता है। पॉलिसी फॉर्मेशन का मतलब ये नहीं होता है कि एक बार गवर्नमेंट को प्रॉब्लम पता चली, उसने एड्रेस किया, पॉलिसी बनाई एंड दैट्स इट, काम खत्म। एक कंटिन्यूस प्रोसेस के तरीके से काम करती है। गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है और इम्प्लीमेंटेशन के बाद अगर कोई कमियां निकलती हैं तो उन कमियों को दूर करने के प्रयास किए जाते हैं और कोई सपोर्टिव पॉलिसी साथ में लाई जाती है। तो आई होप आपको इस चीज समझ आई होगी कि किस तरीके से क्यों ऐसा कहा जाता है कि पब्लिक पॉलिसी फॉर्मेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस, एक डायनेमिक प्रोसेस है। ठीक है, इवैल्यूएशन होता है पब्लिक पॉलिसी का और इवैल्यूएशन से फीडबैक जनरेट होता है और फीडबैक से हमें नई प्रॉब्लम्स पता चलती हैं और उसके आधार पर एक नई साइकिल जो है वो फिर से क्रिएट होती है। तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ जो भी की फैक्टर्स हैं जो पब्लिक पॉलिसी के फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। तो पहली आ जाती है हमारी गवर्नमेंट, जो कि क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट की एक्टर है पूरी पब्लिक पॉलिसी के अंदर। उसके बाद हमारे ब्यूरोक्रेट्स आ जाते हैं, लेजिस्लेचर, जुडिशरी आ जाती है, जो भी इंटरेस्ट ग्रुप है वो, क्योंकि यही पॉलिसी आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं, मीडिया हेल्प करती है, पब्लिक ओपिनियंस हेल्प करते हैं, एनजीओ, सिविल सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान होता है और ये पूरी पब्लिक पॉलिसी को शेप देने में एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे अगर बढ़े तो उसका नाम है मॉडल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी फॉर्मेशन। हालांकि इस टॉपिक को मैं इस वीडियो में नहीं कंटिन्यू करूंगी, एक सेपरेट वीडियो आएगी जिसमें हम वन बाय वन करके जितने भी आपकी एग्जाम के अंदर आने वाली पब्लिक पॉलिसी के मॉडल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। बट एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि जनरली हमें किस तरीके से क्या कौन कौन सी जो है वो पढ़नी है मॉडल्स। तो पहला आता है रैशनल मॉडल। रैशनल मॉडल रीजन की बात करता है, रीजन यानी तर्क बुद्धि, यानी कि कोई भी ऐसा डिसीजन या कोई भी ऐसी पब्लिक पॉलिसी जो लॉजिक फैक्ट के बेसिस पे तैयार की जाती है, कोई भी ऐसा डिसीजन जो लॉजिक के बेस पे लिया जाता है, ऐसा नहीं कि इमोशनल बेसिस पे या साइकोलॉजिकल कोई बेसिस हो गया उसके बेसिस पे कोई पब्लिक पॉलिसी बनाई जा रही है, ऐसा कभी नहीं होता। बल्कि कोई ऐसी पब्लिक पॉलिसी जो पूरे रीजन, फैक्ट, लॉजिक, एनालिसिस के बेसिस पे बनाई जाती है उसे उसे रैशनल मॉडल जो है वो कहते हैं पब्लिक पॉलिसी का। क्योंकि आप देखोगे कि हमारे पास अगर मान लो कि मेरे सामने कोई प्रॉब्लम है और मुझे उसकी सॉल्यूशन जो है वो निकालना है और इसके लिए मुझे कोई पॉलिसी बनानी है। अब मैंने 4 ऑप्शंस निकाल लिए कि भई ये 4 ऑप्शंस पूरे तैयार कर लिए कि कुछ बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं इस प्रॉब्लम के लिए। तो उनमें से मैं अपने लॉजिक का यूज़ करूँगी कि इन चारों को तो नहीं मैं अपना सकती एक साथ, तो इनमें से जो सबसे बेस्ट कौन सा है इनका एनालिसिस करूँगी, इनको समझूँगी, इनके प्रॉस कॉन्स, हर एक सॉल्यूशन के प्रॉस कॉन्स को समझूँगी, उसके बेसिस पे जो सबसे बेस्ट है उसको चुनूँगी। तो ये होता है लॉजिक का यूज़ करना, ये होता है रैशनल मॉडल जो हम सेपरेटली पढ़ेंगे। इंक्रीमेंटल मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल कहता है कि भैया देखो प्रॉब्लम्स जो हैं उनके लिए एक प्रॉब्लम आ गई, फिर नया सॉल्यूशन के लिए नई पॉलिसी, फिर उसके बाद दूसरी पॉलिसी, बार बार पॉलिसी ना लाई जाए, बल्कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है
तो ऐसी पॉलिसी जो है वो बनाई जाए जिसमें बार बार नई पॉलिसी लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी पॉलिसी के अंदर छोटे छोटे स्मॉल क्या है चेंजेस किए जाएं, कुछ ग्रेजुअल चेंजेस हों इंस्टेड ऑफ बिग डिसीजंस। बार बार बिग डिसीजंस लेना, बार बार न्यू पॉलिसीज बनाना, प्रॉब्लम वही है, प्रॉब्लम पॉल्यूशन है, नई नई पॉलिसीज ला रहे हो नहीं, जो एग्जिस्टेड पॉलिसी है उसमें कुछ रिफॉर्म करना, उसमें कुछ चेंजेस करना, ग्रेजुअल चेंजेस करना और उसके बेसिस पे कोई भी डिसीजन लेना इज द बेस्ट ऑप्शन जिसको हम अपना सकते हैं। इलीट मॉडल, इलीट का मतलब ये होता है कि अभिजात, अभिजात यानी कि जो लोग ज़्यादा पावरफुल हैं। तो ये इलीट मॉडल यही कहता है कि भाई हम ऊपर से देखें तो हमें ऐसा लगता है कि पब्लिक पॉलिसी सबके लिए बनाई जा रही है। पब्लिक पॉलिसी मीन्स पब्लिक के लिए पॉलिसी जो पब्लिक प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें, बट इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं होता। पब्लिक पॉलिसी बनाने वाले भी कौन होते हैं? एलीट ही होते हैं। और ये इस तरीके की ही पब्लिक पॉलिसी बनाते हैं जो अमीरों, जो समाज का जो ताकतवर हिस्सा है या ताकतवर वर्ग है उन्हीं को हेल्प करता है। बाकी का गरीबों का उनकी समस्याओं से इस पॉलिसी का कोई लेना देना नहीं होता। यानी सिर्फ अमीरों की पब्लिक पॉलिसी है, कहने के लिए पब्लिक है इसमें जुड़ा हुआ, बट इन रियलिटी पब्लिक कोई एड्रेस नहीं करती। कुछ अमीर, कुछ ताकतवर लोगों का ही पूरा कंट्रोल पब्लिक पॉलिसीज में होता है। ग्रुप मॉडल कहता है कि भैया पब्लिक पॉलिसी एक इंसान ने या कुछ लोगों ने तो नहीं बनाई। पब्लिक पॉलिसी को बनाने में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जो ग्रुप्स होते हैं उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट योगदान होता है। अब पॉलिसी आइडेंटिफाई करने के लिए ही भी आप देख लो कितने सारे डिफरेंट ग्रुप्स हैं, सिविल सोसाइटी है, एनजीओज हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, इतने सारे इंटरेस्ट ग्रुप है और हर इंटरेस्ट ग्रुप का भी अपना अपना एजेंडा है। हर इंटरेस्ट ग्रुप के भी अपने अपने ओपिनियन है, अपनी अपनी राय है, अपने अपने थॉट्स हैं, अपनी अपनी डिमांड्स हैं गवर्नमेंट से। कुछ इंटरेस्ट ग्रुप होंगे जो एजुकेशन पे बात कर रहे हैं, कोई दूसरा इंटरेस्ट ग्रुप होगा जिसके लिए एम्प्लॉयमेंट पहला मुद्दा है, किसी के लिए है पॉल्यूशन इम्पोर्टेंट मुद्दा है, किसी के लिए जो महिलाओं की समस्या है वो इम्पोर्टेंट है, ये किसी के लिए कोई दूसरी प्रॉब्लम इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो हर इंटरेस्ट ग्रुप के भी अपने अपने देखो थॉट प्रोसेस होते हैं, जो वो अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है जो वो गवर्नमेंट तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो वो इंटरेस्ट ग्रुप भी आपस में क्या कर रहे हैं? कम्पीट कर रहे हैं कि भाई हमारी आवाज़ को गवर्नमेंट तक पहुंचाया जाए। जैसे एक स्कूल में अगर आपको क्लासरूम में कॉपी चेक होनी होती होगी जब आप स्कूल में होते होंगे, तो बच्चे क्या करते हैं? कम्पीट करते हैं कि भाई मेरी कॉपी मैम आप पहले चेक करो। है वो बच्चे ही, सबकी कॉपी में सेम काम है, ठीक है, बट वो कम्पीट कर रहे हैं कि नहीं 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 मेरी कॉपी पहले चेक होगी। टीचर को अपनी कॉपी पहले देने की कोशिश कर रहे हैं। तो समझ रहे हो आप मैं क्या कह रही हूँ? इसी तरीके से अलग अलग ग्रुप्स होते हैं और वो कम्पीट करते हैं, ठीक है, और इसी के बेसिस पे जो भी पॉलिसी आउटकम होता है वो भी डिपेंड होता है और डिसाइड किया जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी और रियल लाइफ के जो भी एग्जांपल्स थे उनके थ्रू समझाने की कोशिश करी कि आपको ऐसा मुझे लग ही नहीं सकता कि इस वीडियो के बाद कोई दूसरी वीडियो को देखने की नीड है। और जो मैं कह रही थी कि लास्ट में मैं कुछ आपको बताने वाली हूँ तो वो ये है कि मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको प्रोवाइड करूंगी। अगर जो भी बच्चे ऐसे हैं जो इस पीडीएफ का लिंक, इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो डाउनलोड कर सकते हैं उस ग्रुप से, ज्वाइन कर लीजिएगा बिल्कुल, क्योंकि अपकमिंग जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं उनमें मैं आपको गाइड तो करूंगी ही, प्लस अगर नोट्स बात करते हैं जो मैंने आपसे कहा था कि लास्ट में मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ। तो लास्ट में मैं यही बताने वाली हूँ कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको प्रोवाइड करूंगी। वहां से आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल। और मेरे लिए सिर्फ एक मोटिवेशन की तरह वो काम करेगा, लेकिन आपके एग्जाम्स के लिए वो बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि जितनी भी अपडेट्स होंगी वीडियो के रिगार्डिंग वो आपको चैनल पे मिल जाती हैं, कब कौन सी वीडियो आने वाली है या जो भी लिंक है तो मैं वहाँ पे वो प्रोवाइड करती हूँ। अगर आपकी यूट्यूब से कोई वीडियो मिक्स हो जाती है तो वहाँ से आप अपडेटेड रहोगे। दूसरी चीज़, जो भी बच्चे ऐसे हैं जो मैं पढ़ा रही हूँ इस टाइम पे, उसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, ये पूरा फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और
इस फ्लो चार्ट में इस तरीके से मैंने आपको चीज़ें प्रेजेंट कर रखी हैं कि बहुत इजीली आप समझ जाओगे और एग्जाम पर्पज से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो भी टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं, सोर्सेज लिखे हुए हैं, और पब्लिक पॉलिसी के फॉर्मेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, और मैं बता दूं, आ जाता है नहीं, आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हमें लगता है जनरली कि ये तो इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक का पार्ट है, मेन थ्योरीज आती है। हाँ, बिल्कुल थ्योरीज आती हैं, बट थ्योरीज के साथ साथ ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पब्लिक पॉलिसी बनाई कैसे जाती है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में ये बन जाता है। ठीक है, तो उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, और 10 बजे से पहले पहले मैं आपको इसी पीडीएफ को प्रोवाइड कर दूंगी। प्लस एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि भाई मुझे तो आंसर फॉर्मेट में चाहिए, जो मैं आंसर लिख सकूँ एग्जाम में, तो वो भी मैं आपको वहीं पे प्रोवाइड करूँगी। और हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों के स्टूडेंट्स के लिए वो रहने वाला है। तो आप ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, और आने वाले समय में अगर आपको थ्योरीज पढ़नी हो पब्लिक पॉलिसी की, और आपको लगता है कि भाई पब्लिक पॉलिसी तो बड़ा हार्ड है, तो मैं आपकी माइंडसेट पूरी तरीके से चेंज करने वाली हूँ। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाऊंगी कि आपको पब्लिक पॉलिसी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। तो अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे मोटिवेट करने के लिए, ताकि आगे मैं इसी तरीके से कंटिन्यूसली वीडियोस लाती रहूं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, जो कि फर्स्ट पार्ट था इस चैप्टर का, और इंट्रोडक्टरी चैप्टर का, तो वो भी मैं इसी लिंक को प्रोवाइड कर दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मैं उस डाउट को जेन्युइनली कंसिडर